और मेरे साथियों, मैं आ गया हूँ आपको पार्ट नंबर 2 लेके रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं कक्षा 11 का। अगर पहला चैप्टर आपने नहीं देखा होगा या मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा होगा, इसका जो मैंने बनाया था 3 लॉज हैं और मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है चेक कर लीजिएगा आप लोग, उसको देख के तभी यहाँ पे आइएगा, नहीं तो आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इसको दिया था जेबी रिचर ने, दिया किसने था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नियम है क्या वो हमें इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, तो इस एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा इसका, मैंने एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद जो है डिफिनेशन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, एक हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक तत्व है हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं CH4। क्या बना रहा है? CH4। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है H2O। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहले कार्बन और हाइड्रोजन का जो है रेशियो अनुपात देखते हैं कितना है। कार्बन होता है 12 और होता है 4/1, माने 12/4 मतलब कि 3/1। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है कितना? 3/1। ठीक है, और यहाँ देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है 16। ठीक है, इसको और सरल रूप में लिखेंगे 1/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आ रहा है वो 1/8 आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग अनुपात चेक करते हैं कितना आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन होता है 12 32 यानी कि 3 चौके 12 और 32 8 चौके 32। यहाँ आ रहा है 3/8। मेरे कहने का मतलब क्या है समझिए। देखिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन जब डायरेक्ट अभिक्रिया कर रहे थे तो वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात था वो 3/8 था, और जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहे थे तो यहाँ पे इनका अनुपात हम लोग चेक करते हैं कितना है। देखिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है इसमें चेक करते हैं। देखिए, कार्बन का अनुपात ये 3 है, 3। ऑक्सीजन का अनुपात देखो यहाँ पे 16 8 कितना है 8। देख रहे हो, पहले भी 3/8 आ रहा था, अभी 3/8 आ रहा है। यही हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। मैंने अगर इसको डिफिनेशन देना चाहे तो कैसे कह सकते हैं कि जब भी कोई दो अलग अलग तत्व, जब भी कोई दो भिन्न तत्व किसी एक तत्व से निश्चित अनुपात अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, करते हैं और जो यौगिक बनाते हैं तो उसमें भी इन परमाणुओं का अनुपात वही रहता है जो कि ये डायरेक्ट अभिक्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन जो है अच्छा यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब दो भिन्न तत्व किसी एक निश्चित तत्व के साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं और जो यौगिक बनाते हैं, और उन यौगिकों में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आ रहा है, इससे आ रहा है ना, ये वही रहता है जो ये डायरेक्ट अभिक्रिया करके बनाते हैं। यही हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं डेफिनेशन डाल दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की एक और हमारी एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जब सल्फर और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं H2S। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं H2O। और सल्फर और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया करता है, ये तो पुलिस आ गई। तो सल्फर और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो हमारा बनाता है सल्फर मोनोऑक्साइड। ठीक है, सल्फर मोनोऑक्साइड बना रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। पहले H2S का अनुपात देखते हैं। H2S हाइड्रोजन और सल्फर का अनुपात, यहाँ 2/32 माने 1/, कितना हो गया 16, 2/32 हो गया। यानी सरल मत कीजिए इसको। ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा 2 और यहाँ पे 16। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा
सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो होगा 32:16 ना होगा 32:16। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, देखते हैं क्या यहाँ भी सिंपल सेम आ रहा है सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, सल्फर होता है 32 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो यहाँ पे सल्फर का भी जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, ऑक्सीजन का होता है सल्फर का होता है 32 परमाणु भार और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। तो यहाँ पे देखो 32-16 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, 32-16 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब जो हमने नियम लगाया था ये वाला सही है, ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम आप समझ गए होंगे। एक और बचा है जिसे कहते हैं गैर-ल्यूसेक का नियम, उसको हम लोग जो है देखते हैं। चलिए भैया हम लोग देखते हैं गैर-ल्यूसेक का नियम, ठीक है। गैर-ल्यूसेक के नियम को आयतन संबंधी नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन संबंधी नियम। तो आयतन संबंधी नियम में होता क्या है, इन्होंने ये कहा था कि समान ताप और दाब पर, जैसे समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके जो आयतन होते हैं ना वो एक सरल अनुपात में होते हैं। क्या कहा मैंने, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। इसे मान लिया हाइड्रोजन गैस है क्लोरीन गैस, जब दोनों अभिक्रिया किया वो HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक आयतन है, यहाँ पर भी एक आयतन है। एक कैसे मालूम चला हमें, क्योंकि यहाँ पे एक है, ठीक है, एक छुपा रहता है। तो एक जो बैलेंस करने के लिए हम नंबर लगाते हैं वो उसका एक हो गया, माने कि 1 हो गया आयतन। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये मिलके कितना बना है 2 वैल्यू माने आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात कितना आ रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, देखिए सॉरी इधर और यहाँ पे देखिए जो अनुपात आ रहा है कितना सरल आ रहा है, देख रहे हो 1:1:2, ठीक है, कितना सरल अनुपात आ रहा है। बस यही नियम हमारे गैर-ल्यूसेक का नियम, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देते ताकि क्लियर हो जाए आपको। जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, दोनों गैस मिला के क्या बना है, अमोनिया गैस, मिलके क्या बन गए, अमोनिया गैस। बैलेंस है तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं 3 हो गया, ठीक है, 3 2 नाइट्रोजन, हाँ बैलेंस। तो अभी देखते हैं हम लोग, देखो जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में जब अभिक्रिया होता है थोड़ा सा उल्टा अभिक्रिया है ना, नाइट्रोजन पहले होता है और हाइड्रोजन बाद में होता है, दोनों अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। आइए कितना हो गया, यहाँ पे बैलेंस कर लो, 2 यहाँ लगा लो और 3 यहाँ लगा लो। तो अब बैलेंस है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिल के हमारा क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं और समान ताप और दाब पे बना रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, ज़्यादा कम ना ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो 1 है, माने आयतन है 1 है, और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 3 है, और जो अमोनिया का जो अनुपात है वो कितना है 2 है। तो अगर हम इन सभी जो है परमाणुओं सॉरी अणुओं या फिर जो भी कह सकते हैं यौगिक हो, तो इन यौगिकों का अनुपात अगर हम लेते हैं 1:3:2, देख रहे हो इतना सरल आ रहा है, ठीक है। यही गैर-ल्यूसेक के नियम कहा था, इन्होंने कहा था कि जब भी समान ताप और दाब हो तो जो हमारी गैसें जुड़ती हैं, गैस जो संयुक्त होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात मतलब समझते हो ना, सरल अनुपात माने कि 1:2:3 2:3 1:3, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो यही चीज है सवाल है, ठीक है। तो यही हमारा गैर-ल्यूसेक का नियम है, ठीक है। तो ये हमारा जो है रासायनिक संयोग का नियम था। रासायनिक संयोग के नियम के 5 नियम थे, 5 नियम को हमने खत्म कर लिया है और आगे हम लोग जो है बाद में पढ़ाएंगे किसी का चैप्टर का, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अगले टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।